नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटी जींद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जो परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने समाज के लिए और इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं अभी आपसे रूबरू करवा रहा हूं डॉक्टर धर्मेंद्र बत्रा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएं ताकि मेरे दर्शकों को ये पता लगे कि आपने क्या किया हुआ है, क्या एजुकेशन ली हुई है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह बत्रा है। मैं जींद से बिलोंग करता हूँ। मैंने पीजी एनिमल साइंस और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पीजी किया हुआ है और मैं जींद का रहने वाला हूँ, जींद में ही रह रहा हूँ। अभी आप क्या करते हैं सर करंट? मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंदर मैं कार्यरत हूँ। जींद में मेरी पोस्टिंग है जी। सर, आप एक पंजाबी समाज को लेके बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको पंजाबी समाज जाति का जो है वो ख्याल कब आया और कैसे आया? ये ख्याल अहलावत साहब हमारे को बचपन से ही था, लेकिन सुनाने के लिए, बताने के लिए कोई मटेरियल या कोई जो दिमाग था वो प्रिपेयर नहीं था पूरी तरीके से। जब हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे तब भी हमारे बुज़ुर्ग भी हमारे को बताते थे कि हम पंजाबी नहीं हैं। पंजाबी तो एक समुदाय है, हमारी जाति नहीं है। हमारी जाति तो अरोड़ खत्री है और ये जो जाति है अरोड़ खत्री, ये एक सिरमौर क्षत्रिय कौम है। इस कौम के अंदर कौम ने बहुत बलिदानियाँ दी हैं। जैसे गुरु नानक देव जी से लेके 10वें पातशाही गुरु गोबिंद सिंह तक सारे हमारे खत्री जाति से हैं। और जैसे हरि सिंह नलवा हुए, सेनापति होते थे महाराजा रणजीत सिंह के। तो इस तरीके की कई शख्सियतें हैं जिनके बारे में हमारे बुजुर्ग बताया करते थे। तो पंजाबी कोई कास्ट नहीं है, पंजाबी तो एक समुदाय है जिसमें 36 जातें आती हैं, जिसमें जट सिख भी आ जाते हैं, जिसमें तरखान सिख भी आ जाते हैं, मजबी सिख आ जाते हैं, कंबोज आ जाते हैं, अरोड़ खत्री आ जाते हैं। तो बहुत सी जातियां, सुनार हैं, ब्राह्मण हैं, तो सारे पंजाबी जाति में समुदाय के अंदर आ जाते हैं। ये कोई एक जाति नहीं है। जो लोग महापंजाब जो बंटवारे के समय उधर से इधर आए थे उन सब को पंजाबी बोल दिया गया। आज भी पंजाब के अंदर जो भी जाति, कोई भी किसी भी जाति का है, वो सारे ही पंजाबी हैं, कोई एक विशेष जाति नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि पंजाबी जो है, पंजाबी के अंदर तो 36 बिरादरी के लोग आ जाते हैं। पंजाबी जैसे मतलब ये मान के चलो कि कोई जाति नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सर, जैसे आपने बताया कि जो लोग मतलब जब हमारा देश 1947 में 14 अगस्त को अलग हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मतलब हिंदुस्तान का पार्ट बना, जो उसके अंदर से कुछ लोग जो पाकिस्तान से हमारे भारत में आए, उन लोगों को रिफ्यूजी, पाकिस्तानी कह के संबोधित करते हैं लोग। कैसा लगता है आपको? बहुत गलत लगता है। पहले तो मैं आपके ही शब्दों को वापस लेने के लिए कहूँगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान से हम आए। पाकिस्तान से नहीं आए। जिस दिन इस बात शब्द को प्रयोग किया गया, उस दिन तो हम यहाँ थे, जो आज वर्तमान भारत है। मैं उसी को सुधारते हुए कि हिंदुस्तान जब था, जब जो आज पाकिस्तान है, वहाँ से जब आप आए। हाँ, जो आज पाकिस्तान है उस हिस्से से जब हम इधर आए थे, लोग तो कहते हैं कि देश चेंज हुए। हमने तो अपना स्टेट भी नहीं बदला। राज्य हमारा पंजाब था, हम पंजाब के इस हिस्से में आ गए, उस हिस्से से चले इस हिस्से पे आ गए। हमने तो अपना राज्य भी चेंज नहीं किया। और रही बात रिफ्यूजी और पाकिस्तानी वाली, ये बहुत ही गलत लगता है और इसके ऊपर जो है ना एक्ट बनना चाहिए। जो ये लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं, या जो लोग लैक ऑफ नॉलेज की बात करूँगा मैं, कि जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, तो वो इसको इस तरीके को अपनाते हैं और ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। इसके लिए जैसे कि ना आपने 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा था पत्र, एक जो हमने देखा मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको मेरे दर्शकों को दिखा भी रहा हूँ उस पत्र को। तो उस पत्र में आपने लिखा था कि हमारा एक आयोग बना दिया जाए
और एक जो वहाँ से आए, जो शहीद हो गए थे, जो दंगों के अंदर कह सकते हैं, जब 14 अगस्त को हिंदुस्तान था, उसमें भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से जब इधर आ रहे थे, तो उस दौरान जो शहीद हुए उनको भी आप एक सेनानी का दर्जा की बात कर रहे हैं। दूसरा, आप ये चाह रहे हैं कि आयोग जब गठित हो तो सेम ऐसे ही रिफ्यूजी या पाकिस्तानी कहने के ऊपर ऐसे ही SC एक्ट है, ST एक्ट है, इसी तरह से कार्रवाई भी हो। तो आपने एक ऐसा पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई और कहाँ तक वो बढ़ा? उस पे हम 5 अगस्त को हमने एक ऑडियो वायरल किया था और 8 अगस्त को हमने वो पत्र प्रधानमंत्री जी को बाय मेल भेज दिया था और उसके बाद हमने उपायुक्त जींद के द्वारा भी उसको थ्रू प्रॉपर चैनल प्रधानमंत्री जी के नाम भेज दिया था। तो उस पे कार्रवाई ये हुई कि तुरंत ही प्रधानमंत्री जी ने इसको हमारी मांग को माना और उसके ऊपर एक भावुक फैसला लिया और साहसिक फैसला लिया कि जो लोग उधर से विस्थापित हुए और जान गंवाई, उस पर हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा उन्होंने लाल किले से कर दी 15 अगस्त के संबोधन में। और ये हमारी मांग भी थी उस पत्र के अंदर ही कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने 75 साल हो गए थे और हम 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे थे, क्योंकि 15 अगस्त जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस तो है ही, लेकिन एक समुदाय ऐसा है हमारा जिसको ये काले दिवस की याद दिलाता था। हमारे को वो अपनी पीड़ाएं याद दिलाता था कि हमारे को तो उस दिन मतलब हमारे घर बार छोड़ने पड़े थे इस समझौते के तहत। देश को तो आज़ादी मिली, लेकिन उस आज़ादी के अंतिम क्षणों में हमारे हिंदू और सिख भाइयों ने जो अंतिम क्षणों में अपनी आजीविका, खेती, रोजी रोटी जो भी था, रोज़गार था, जान गंवानी पड़ी, वो सब छोड़ के यहाँ आना पड़ा और वो पीड़ा थी। तो उसके ऊपर हमने ये पत्र लिखा था, तो वो हमारा प्रधानमंत्री जी ने माना और उसमें हमारी 2 मांगें और भी थी। एक तो ये थी कि सेनानी का दर्जा दिया जाए। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आदर से, बहुत ही दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी इस पीड़ा को समझा और लाल किले से हमारे उन पूर्वजों की पीड़ा को समझ के 2 मिनट का जो संबोधन किया और हर वर्ष 14 अगस्त को जो स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है, वो बहुत ही अच्छा है। इसके दौरान जो है ना, हमारा इसके अंदर हर चीज़ कवर हो गई है। वैसे तो आज तक किसी ने हमारे को मान सम्मान दिया ही नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने ये जो मान सम्मान दिया, हमारे को याद किया है और हमारे लिए 2 शब्द लाल किले से बोले हैं जिसको सारा दुनिया सुनती है सारी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं इसके लिए। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जब हमारा जलियांवाले बाग का उद्घाटन कर रहे थे, उद्घाटन के दौरान भी उन्होंने जींद का जिक्र किया, जिसका थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करते हुए उसको जींद की बजाय जिंदा दिल बोला था। तो कहीं ना कहीं वो आपकी जीत है और प्रधानमंत्री जी ने आपके पूरे पत्रों को पढ़ते हुए लाल किले से भी भाषण दिया और उसी के साथ साथ जब जलियांवाले बाग का उद्घाटन था उसमें भी कहीं ना कहीं जींद का जिक्र हुआ। उनके भाव में दिखता है ये चीज़। आपको कैसा लगा? जलियांवाला बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है। पंजाब के पश्चिमी और परिश्रमी और जिंदा दिल लोग तो विभाजन हमारे को ये सुन बहुत के बड़े हमने भी ये अपने समझा है, खुशी अंदर से जाहिर की है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के दिमाग में जींद का शब्द आया है मुख पर, होठों पे। तो ये इसलिए आया कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 15 तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस वाले दिन लाल किले से संबोधन किया है, उसके बाद हमने एक धन्यवादी पत्र लिखा था, आभार प्रकट किया था। उसमें भी जो हमने शब्द लिखे थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगी। आपने ये जो हमारे बुज़ुर्गों को याद किया है लाल किले से, तो वो शब्द ऐसे के ऐसे ही 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जब जलियांवाले बाग का वो किया स्मारक का उद्घाटन, तो उसमें बोले। बड़ा प्रयास किया, बहुत लंबे समय से आप संघर्षशील रहे अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके नाम के लिए।
आपने मदनलाल धिंगड़ा जी जो है उनका फ़ोटो जो है एक धर्मशाला में लगवाया, वो भी एक विवादों में रही, क्या कारण है? मैं तो यही कहूँगा कि लोगों की संकीर्ण विचार थे, छोटी सोच थी, और तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। उनको अभी तक अपनी जाति का ही नहीं पता था। वो पंजाबी को एक जाति मान रहे थे, और हमने उसके ऊपर जो है ना अरोड़ खत्री का पत्थर लगवा दिया था, उसके ऊपर विवाद छिड़ गया। क्या उसमें आपने विकास कार्य किए? जब मुख्यमंत्री जी वहाँ आए, अनावरण भी किया, उन्होंने कुछ फंड भी दिया था, तो उससे क्या विकास कार्य कितना हुआ? उसमें कितना आपने से किया कि जो आपने पुरानी धर्मशाला थी और नई में वो पूरा कायाकल्प कर दिया आपने? कहाँ से मतलब इतने अच्छे विचार आपके आते हैं? ऐसा है सर, ये बहुत पुरानी धर्मशाला है, लेकिन जर्जर हालत में पड़ी थी। 2012 में ही मेरी एंट्री हुई इसमें, तो उसमें पैसे के अभाव के कारण कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद हमने शहर से कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा भी किया, लेकिन वो फिर विवादों में आ गई, क्योंकि इसकी जो पुरानी समिति थी वो पुराने लोगों की, पुराने विचारों के लोग थे। वो इसको बनाने के हक में थे ही नहीं, संभालने के हक में थे ही नहीं। तो उसके बाद फिर काम बंद हो गया था। तो 2018 में फिर हमने इसको हैंड ओवर किया, हमारे हाथों में आई, अखिल भारतीय अरोड़ खत्री क्षत्रिय महासभा के हाथों में आई। उसके बाद हमने फिर मुख्यमंत्री जी को बुला के इसमें शहीद मदनलाल धिंगड़ा जी का स्टैचू लगवा कर अनावरण करवाया, और उनके द्वारा जो 11 लाख की अनुदान राशि दी गई, उसके तहत हमने इसके अंदर रेनोवेशन करवाई, जो आज के दिन बहुत अच्छी है। लोग आते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप क्यों नहीं जाते उसमें? मैं नहीं जाता, क्यों? बस मन ही उठ गया, क्योंकि जिन लोगों को यही नहीं समझ है कि क्या काम ठीक चल रहे हैं क्या गलत, तो बस वो राजनीति करने के लिए बस इसको अपना बना लेते हैं रास्ता। मैंने राजनीति नहीं करनी थी। आपने पंजाबी समुदाय के लिए बहुत से मतलब चौकों का निर्माण करवाने का भी काम किया है। जींद के दौरान हमने देखा कि आपने कुछ पास करवाए हैं, तो कौन से चौक हैं जो आपने पास करवाए? 3 चौक जींद के जो है पास करवाए थे नगर परिषद के बैठक के अंदर। एक तो गुआना रोड पर जेल वाला चौक है, जिसको शहीद मदनलाल धिंगड़ा के नाम से करवाया था। एक हिसार रोड पे टेंडरी वाला चौक बोलते हैं जिसको, गुरु गोबिंद सिंह चौक, और एक नरवाना रोड पे शहीद सुखदेव थापर चौक के नाम से। अभी आपने पंजाबी समुदाय के लिए इतना कुछ किया है कि आपने चौक भी का निर्माण करवाया, धर्मशाला का भी निर्माण आपने करवाया, उसको कायाकल्प करवाया, सौंदर्यीकरण उसमें करवाया है। तो सर कहीं ना कहीं देखिए, आपकी मैंने एक बुक पढ़ी, पंजाबी कौन। उस पंजाबी कौन के अंदर आप 36 बिरादरी का जिक्र करते हैं। आप जिक्र करते हैं कि जैसे हमारे लाला लाजपत राय जी, महाराणा रणजीत सिंह जी, उधम सिंह जी, भगत सिंह जी, जो शहीद भगत सिंह जी, वो आपकी ही पंजाबी समुदाय से रहे। बट अब फिर आप मदनलाल धिंगड़ा जी का ही एक मात्र बुत लगवाते हैं, बाकी को नहीं, क्या कारण? ऐसा है अलावत साहब कि शहीद मदनलाल धिंगड़ा 20वीं शताब्दी के प्रथम महान शहीद थे। और रही बात शहीद उधम सिंह जी की, शहीद भगत सिंह जी की, इनके स्टैचू जगह जगह सबको पता है, प्रचलित हैं, ये सबके लगे हुए हैं। शहीद मदनलाल धिंगड़ा का लोगों के अंदर नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि शहीद मदनलाल धिंगड़ा भी कोई शहीद हुआ है। तो मेरे द्वारा बस यही बताने की कोशिश की गई कि शहीद मदनलाल धिंगड़ा के प्रेरणाओं से ही, शहीद भगत सिंह जी की किताबों में पढ़ा है मैंने कि मदनलाल धिंगड़ा को अपनी प्रेरणा मानकर ही उन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया था। वो एक प्रेरणा सूत्र थे उनके। ओके सर, एक मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने इतना बड़ा काम किया, यदि मैं बात करता हूँ 8 तारीख को आप पत्र लिखते हैं, 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसके भाषण में संबोधन में आ जाते हैं, फिर जब जलियांवाले बाग का उद्घाटन करते हैं, कहीं न कहीं शब्दों के अंदर जींद आता है, जिसको बाद में वो जिंदा दिल का नाम संबोधन करते हैं। तो जब श्रेय लेने की बारी आती है, बात आती है कि किसके द्वारा हुआ, तो फिर कहीं न कहीं आप पीछे हट जाते हैं, क्यों? नहीं, पीछे तो नहीं हटता, लेकिन पता नहीं कोई भाग्य की ऐसी विडंबना लगाएंगे इसको कि नाम आता नहीं है कहीं पे।
और जो प्रधानमंत्री जी ने किया हमारे प्रति, जो 2 मिनट लाल किले से बोला गया है, 2 मिनट 28 अगस्त को फिर बोला गया है, बहुत अच्छा लगा। और जहाँ जींद का नाम आया दिल में और भी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के दिमाग में जींद के वो पत्र घूम रहे हैं। इसमें रेड है ना बेटा भी? ओके। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ना एमएलए साहब ने भी सदन में, विधानसभा में, सदन ही हो जाता है उसे, जैसे मैं जानना चाहता हूँ सर कि हमारे एमएलए साहब ने विधानसभा में भी एक क्वेश्चन उठाया था, एक भाई आप कोई मतलब रिफ्यूजी कहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, और वो आप मांग बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप का ही काम तो नहीं कर रहे हैं एमएलए साहब? बहुत अच्छी बात है इन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि हमारी तो ये मांग बहुत पुरानी है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को, और तो और अपना क्या नाम है, अपना मोहन भागवत जी को, सबको पत्र लिखे कि इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, इसके ऊपर एक्ट बनना चाहिए। और अपने विधायक महोदय जी ने जो विधानसभा में बोला है, इसके ऊपर अगर एक्ट बनता है तो बहुत ही खुशी की बात है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं राजनीति भी है? नहीं, राजनीति तो नहीं कहूँगा। विधायक जी हमारे अपनी बिरादरी से ही हैं, रोड खत्री बिरादरी से हैं, इनका भी फर्ज बनता है आवाज़ उठाना। देर से ही सही, उठाई तो सही। ये फर्ज है या कहीं राजनीति है? नहीं, इसमें राजनीति तो क्या होगी, खैर ये तो अपना फर्ज ही मानकर चल रहा हूँ मैं तो। यदि ये राजनीति नहीं फर्ज ही है तो फिर जब अनावरण हुआ गोहाना रोड पे मदन लाल धिंगरा जी की स्टैचू का, तो आप नदारद क्यों थे? नहीं, मैं निदारद नहीं था, मेरे को बुलाया गया था। उस दिन क्या हुआ कि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और जो समय रखा गया उस समय बारिश ही हो रही थी, तो उस बारिश की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। इन्होंने बुलाया था, विधायक जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि अपनी सारी समिति को लेके मैं पहुंचूं। सर हम जानना चाहते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा काम आप लोगों के लिए कर दिया, अब आपकी और क्या मांग है? आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं और आगे कैसे लेके जाएंगे अभी इस बात को कि आप, जब प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि 14 तारीख को, पूरी 14 तारीख ही दे दी लाइफ टाइम की, 14 अगस्त को हर बार ही जिसका नाम उन्होंने दिया कि विभाजन विभीषिका स्मृति के नाम से बनाया जाएगा, दिवस बनाया जाएगा, तो कैसा लगा और आप क्या करेंगे अब इसके आगे की आपकी रणनीति क्या है? ऐसा है, हमारे को बहुत अच्छा लगा कि एक दिन हमारे लिए जो है मुकर्रर कर दिया गया है। इस दिन 14 अगस्त को हर वर्ष हमारे जो भी हिंदू और सिख भाई बंटवारे के समय इधर आए थे, उन सब का और नई पीढ़ी का सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो इकट्ठे होकर उनकी याद में ये दिवस मनाए। और इसके लिए हमारी जो महासभा है, अखिल भारतीय रोड खत्री क्षत्रिय महासभा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हरियाणा के हर ज़िले के अंदर कम से कम 5 एकड़ ज़मीन, जो कि स्मृति स्थल बनाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो जो हमारे को सम्मान देना था दे दिया, अब आ गई बात हरियाणा की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की कि जो स्मृति स्थल बनना है उसके लिए हमें स्थान दिया जाए, हर ज़िले में दिया जाए। इसकी मांग उठाएंगे और ये लेकर और वहाँ पे स्मृति स्थल बनाया जाएंगे। अभी आपकी मांग है कि स्मृति स्थल के लिए जगह में कम से कम 5 एकड़ आपको मिले और वो हर ज़िले में मिले, हर ज़िले में फिर आप स्मृति स्थल बना के फिर 14 अगस्त को जो है आप जो प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति है वो दिवस मनाया करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं अपने देश से, अपने समाज से, अपने प्रधानमंत्री से, जो आपकी इतनी मांगें पूरी की, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, यही मैसेज देना चाहूँगा हमारे समाज को कि जो लोग हिंदू और सिख भाई उधर से इधर आए थे कि हर 14 अगस्त को ये जो बात हमारे को सम्मान दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसको बटोरने का काम करें और इसको इतने अच्छे ढंग से मनाएं, इतने अच्छे ढंग से मनाएं कि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को कभी भुला ना पाए। धन्यवाद साहब।
धन्यवाद। ये हमारे साथ थे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह बत्रा जी, जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है। समाज के लिए बात करते हैं तो ये इतने लंबे समय से एक प्रयासरत थे कि जो 14 अगस्त को पाकिस्तान, जो अभी आज पाकिस्तान है, पूरा हिंदुस्तान था, जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर से 2 बंटवारे हुए, भारत और पाकिस्तान। जब आज के पाकिस्तान के अंदर से जब ये लोग इधर आए तो इनको रिफ्यूजी पाकिस्तानी कह के संबोधित किया जाता था। एक नाम था पंजाबी, उन्होंने उसके अंदर पंजाबी को एक कम्युनिटी का नाम दिया कि कम्युनिटी है, ये कोई जाति नहीं है। और इतना लंबे प्रयास के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी 2 मिनट तक का संबोधन इनके लिए किया, इनकी जाति के लिए किया, इनके समुदाय के लिए किया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इनकी बहुत बड़ी जीत है, इसके लिए इन्होंने बहुत लंबा प्रयास किया। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं इस चीज़ के लिए। सर, आपको शुभकामनाएं, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, हम तो यही कहेंगे कि हर समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपनी जाति धर्म समाज के लिए काम करें, उनको ऊपर उठाएं और ऊपर उठाते हुए अपनी पहचान कहीं न कहीं वो बनाएं। धन्यवाद। मैं पवन एलावत, सिटी जींद में। आप हमारे चैनल को YouTube और Facebook पर देख सकते हैं और www.cityjind.com पर भी आप जाके हमारी न्यूज़ को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं पवन एलावत, सिटी जींद।